अ वेरी वार्म वेलकम टू माय व्यूअर्स। आज हम लोग करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर की एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज न्याय फिलॉसफी। हम लोग एक एक करके सबसे पहले आस्तिक और नास्तिक विचार अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम आर्ट एंड कल्चर के और भी टॉपिक्स को देखने वाले हैं। तो न्याय फिलॉसफी समझने से पहले अगर हम बैकग्राउंड देखें तो हम बात कर रहे थे कि हिंदुइज्म में जो फिलॉसफी है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज हेट्रोडॉक्स एंड ऑर्थोडॉक्स। हेट्रोडॉक्स फिलॉसफी ऐसी फिलॉसफी है जो वेदों के सुप्रीमेसी को रिजेक्ट करती है, जबकि ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी ऐसी फिलॉसफी है जो वेदों के सुप्रीमेसी को रिजेक्ट नहीं करती है। ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मोर ब्रांच, वन विच एक्सप्लेन्स द जेनेसिस ऑफ यूनिवर्स, इट्स सस्टेनेंस बेस्ड ऑन वेद। एक जो यूनिवर्स के जेनेसिस को, यूनिवर्स कैसे आया, चीज़ें क्या है, आत्मा ब्रह्मा, सब चीज़ों को कैसे बताती है, वेदों के अनुसार बताती है। उसमें आ जाता है आपका मीमांसा और उत्तर मीमांसा। मीमांसा इज ऑल्सो कॉल्ड पूर्व मीमांसा। उत्तर मीमांसा को हम वेद कहते हैं, वेदांत कहते हैं। और मीमांसा का अर्थ क्या है? एक्सप्लेनेशन। रही बात हमारे आज के टॉपिक की, तो न्याय किधर बिलोंग करता है? न्याय आस्तिक स्कूल में ही बिलोंग करता है, ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी ही है। बट ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी में कहाँ है? पहले सांख्य, फिर योग, फिर न्याय, फिर वैशेषिका। ये चार ऐसी फिलॉसफीज हैं जो वेदों के अथॉरिटी को रिजेक्ट तो नहीं करती हैं, बट साथ साथ ये क्या कहती हैं, इनका अलग एक्सप्लेनेशन है, इंडिपेंडेंट एक्सप्लेनेशन है यूनिवर्स के जेनेसिस को लेकर, यूनिवर्स के सस्टेनेंस को लेकर के। ये अपने अकॉर्डिंग दूसरी चीज़ों को एक्सप्लेन करती हैं, ये इंडिपेंडेंट है। तो हम लोग यहाँ आज की टॉपिक्स हमारी क्या क्या होगी? इंट्रोडक्शन होगी न्याय फिलॉसफी की, टेक्स्ट हम लोग बात करेंगे न्याय फिलॉसफी में कौन से इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं, सेंट्रल फिलॉसफी की बात करेंगे न्याय में, ऑन्टोलॉजी, मेटाफिजिकल रियलिज्म की बात करेंगे हम, सेल्फ और लिबरेशन की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू न्याय फिलॉसफी, देखेंगे न्याय फिलॉसफी की इंपॉर्टेंस क्या है, एंड फाइनली वी विल कंक्लूड द लेक्चर। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। तो न्याय क्या है? न्याय जो है वो 6 स्कूल में, हिंदू फिलॉसफी की 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल में से एक है, जो मैंने ऑलरेडी आपको अभी जस्ट बता दिया। और इसके फाउंडर किसे माना जाता है? अक्षपाद गौतम, सेज गौतम जो है वो इनके फाउंडर हैं न्याय फिलॉसफी की। और न्याय जो है वो प्राइमरली किससे कंसर्न्ड है? थ्योरी ऑफ नॉलेज की बात होती है, लॉजिक की बात होती है, मेथड्स की बात होगी, और फिर जो वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज है, जिसमें आप वेद को ले सकते हैं, दैट इज़ अ वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज। क्योंकि ये आस्तिक स्कूल की ब्रांच है, तो ये वेद को एक वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज मानेगी, तो मान लीजिए कि उसके एनालिसिस की बात होती है। तो क्या है? 4 चीज़ें, नॉलेज, लॉजिक, मेथड्स और एनालिसिस उस वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज की। सो आफ्टर दैट द फाउंडेशनल टेक्स्ट। अब टेक्स्ट की अगर बात करें हम, न्याय में कौन कौन से टेक्स्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो फाउंडेशनल टेक्स्ट जो न्याय फिलॉसफी की है, दैट इज न्याय सूत्र। और न्याय सूत्र किसको एस्क्राइब किया जाता है, किनको एट्रीब्यूट किया जाता है? गौतम, अक्षपाद गौतम जो ये सेज हैं, इनको एट्रीब्यूट किया जाता है कि इन्होंने ही न्याय सूत्र लिखा है। और न्याय सूत्र क्या करता है? ये सिस्टमैटिकली जो है हमें बताता है प्रिंसिपल और डॉक्ट्राइंस क्या क्या है न्याय थॉट के। ये क्या बताता है? कैसे यूनिवर्स, क्या आत्मन, क्या ब्रह्मन, न्याय विचार के हिसाब से ये बताते हैं। अब न्याय सूत्र जो है ना, इस पर कमेंट्री और सब कमेंट्रीज भी है। अब कमेंट्री क्या होती है? अगर न्याय सूत्र की किसी ने समरी लिख दी तो दैट विल बी अ कमेंट्री ऑन न्याय सूत्र। और न्याय सूत्र की जो समरी पर कमेंट्री है, ये जो समरी है, अब इस पर कोई सेकेंड हैंड कमेंट्री कर दे तो दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी कॉल्ड सब कमेंट्री। तो न्याय सूत्र की कमेंट्री और सब कमेंट्रीज भी है, जैसे कि न्याय भाष्य को वात्स्यायन ने लिखा है। वात्स्यायन बहुत फेमस है और भी बुक्स के लिए। इनके अलावा जो है न्याय वर्तिका है। न्याय वर्तिका को किन्होंने लिखा है? उद्योतकार ने लिखा है। इसके बाद ये जो है, ये सारी की सारी फिलॉसफी जो आप देख सकते हैं, न्याय भाष्य, न्याय वर्तिका और साथ साथ न्याय सूत्र, ये सब के सब जो है क्या करते हैं? ये इलेबोरेट करते हैं न्याय फिलॉसफी की जो कोर टेनेंट्स है। न्याय सूत्र आप देख सकते हैं, न्याय भाष्य हम देख सकते हैं। सो having done with that, the further in the theory is the central theory। तो न्याय फिलॉसफी में आगे की बात क्या है? आगे हम सेंट्रल थ्योरी की बात करते हैं कि न्याय की सेंट्रल थ्योरी क्या है। तो सेंट्रल थ्योरी जो न्याय की है वो कुछ ऐसे है कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रमाण और वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज। तो हमको एक वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज होना चाहिए। तो न्याय जो है वो रिकग्नाइज करता है 4 प्राइमरी प्रमाण, मतलब 4 तरह के वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज हैं। एक है प्रत्यक्ष,
एक है अनुमान, फिर है उपमान, फिर है शब्द। प्रत्यक्ष यानी कि जो आपको प्रतीत हो रहा है, जो दिख रहा है, उस हिसाब से जो भी आपको दिख रहा है उससे आपने क्या अनुमान लगाया। जैसे सपोज आपको कहीं पर स्मोक दिख रहा है तो आप क्या कहेंगे, वेयर देयर इज अ स्मोक देयर इज अ फायर। तो कहीं पर हमें अगर धुआं दिख रहा है मतलब आग लगा होगा, तो धुआं क्या हो रहा है, दिख रहा है, तो धुआं क्या है, प्रत्यक्ष है। और अनुमान क्या लगाया कि यहाँ पर आग लगा होगा। कंपैरिजन, बाकी जगहों में जहाँ भी आग लगती है तो क्या वहाँ पर भी धुआं दिखता है, ये हो गया कंपैरिजन। और फाइनली जब ये सारी चीज़ें हो गई, प्रत्यक्ष, अनुमान, कंपैरिजन, फिर हम जो है टेस्टिमनीज की बात करते हैं, शब्द की बात करते हैं। तो ये जो है चार, जो है क्या है, चार वैलिड मीन्स है प्रमाण की। तो शब्द में आप वेदों के शब्दों को भी ले सकते हैं। तो ये जो प्रमाण है ना, ये रिलायबल सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज है। तो इससे जो आपको नॉलेज मिलेगी ये बहुत ही रिलायबल होगी, वैलिड नॉलेज आपको देगी। और फिर इसी से हम क्या कर सकते हैं, नॉलेजेबल फाउंडेशन रख पाएंगे न्याय थॉट की। सो हैविंग डन विद दैट, देन कम्स द ऑन्टोलॉजी। सो यहाँ ऑन्टोलॉजी में क्या है, न्याय रिकग्नाइज करती है सोलर टॉपिक्स को, कि सोलर टॉपिक्स है जो मेटाफिजिकल डिस्कशन में, लेकिन इसमें से बस 7 कैटेगरी पर फोकस किया जाता है। तो न्याय मानती है कि सोलर रियलिटीज़ है, सोलर टॉपिक्स है, रियलिटी को जो एक्सप्लेन करती है दुनिया के। बट मेटाफिजिकल डिस्कशन में हम 7 पर फोकस करते हैं। यही 7 चीज़ें जो है, 7 पदार्थ जो है, ये फंडामेंटल एलिमेंट्स है यूनिवर्स की। सबसे पहले क्या आता है, सब्सटेंस की बात करते हैं हम। सब्सटेंस न्याय के हिसाब से 9 तरीके के सब्सटेंस हैं। 9 सब्सटेंस को न्याय आइडेंटिफाई करती है। ये 9 सब्सटेंस क्या हो गए, अर्थ हो गए, जो कि सॉलिड मैटर है, जितने भी वो अर्थ सब्सटेंस हो गए, पृथ्वी कहा जाता है। देन वाटर, फ्लूइड सब्सटेंस, अप कहा जाता है। देन फायर, तेजस, ये क्या हो गए, हर वो सब्सटेंस जिससे आपको हीट और लाइट की फीलिंग आए। और फिर एयर, वायु, गैशियस मैटर जो भी है वो एयर के अंदर आती है। देन कम्स ईथर, ईथर यानी कि आकाश, मतलब जहाँ से साउंड ट्रैवल कर पाता है, मीडियम जो है साउंड का, वो ईथर है। इसके अलावा टाइम, काल, कंटिन्यूअस सीक्वेंस जो जिसमें कि इवेंट्स हो रहे हैं उसे टाइम कहते हैं। देन कम्स स्पेस, स्पेस जो है वो 7वां पदार्थ है और स्पेस में 7वां सब्सटेंस है बेसिकली, और स्पेस को कहा जाता है दिक्। और स्पेस क्या है, ऐसा जगह है जहाँ पर सारे के सारे मैटर्स होते हैं। देन कम्स सोल, सोल क्या है, ये इंडिविजुअल सेल्फ है या फिर कॉन्शियसनेस की बात की जा सकती है कि ये कॉन्शियसनेस है। एंड देन कम्स माइंड, माइंड को कहा गया है मानस, मतलब ये इंटरनल ऑर्गन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कॉग्निशन के लिए, लॉजिक के लिए कह लीजिए, या फिर मेंटल एबिलिटीज़ के लिए कह लीजिए। तो सबसे पहला फंडामेंटल एलिमेंट क्या है, सब्सटेंस। सब्सटेंस कितने तरीके के हैं, 9 तरीके के हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, टाइम, स्पेस, सोल एंड माइंड। देन कम्स क्वालिटी, क्वालिटी या फिर गुण। गुण जो है वो क्या होती है, वो बताती है वो सब्सटेंस में जो भी सब्सटेंस कैसे बिहेव करता है, उसके पीछे क्या कारण है। तो सब्सटेंस के गुण जो हैं वो 24 हैं, 24 क्वालिटी है सब्सटेंस की। क्या कि उसकी क्या कलर है, क्या टेस्ट है, क्या स्मेल है, क्या टच है, क्या नंबर है, क्या साइज है, इंडिविजुअलिटी, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंजंक्शन यानी कि जुड़ना, डिसजंक्शन यानी कि टूट जाना, प्रायोरिटी, पोस्टीरियोरिटी मतलब किसी चीज़ के होने के बाद की चीज़, अंडरस्टैंडिंग, प्लेजर, पेन, डिज़ायर, एवर्जन, एफर्ट। एंड देन सो दीज आर एंड एफर्ट, सॉरी एक्शन इज मिसप्रिंटेड हियर, एक्शन जो है वो कर्म की बात की गई है। तो एक्शन जो है वो तीसरा पदार्थ है, बट यहाँ पर 24 क्वालिटीज़ जो है वो क्या है, कलर, टेस्ट, स्मेल, ये सारी कर करके हम आते हैं एफर्ट तक। तो एफर्ट इज द 24th क्वालिटी ऑफ अ सब्सटेंस। तो फिर उसके बाद तीसरे में आते हैं कर्मा। कर्म का अर्थ क्या है, मूवमेंट, वो चीज़ जो मोशन कॉज कराती है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका, अपवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि चीज़ों का सिकुड़ना, और एक्सपेंशन यानी कि चीज़ों का फैलना। एंड देन वी हैव लोकोमोशन, मतलब एक जगह से दूसरे जगह को जाना। देन वी हैव, ये थर्ड के बाद चौथा जो फंडामेंटल एलिमेंट है न्याय के हिसाब से, दैट इज जेनरैलिटी या फिर सामान्य। तो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट या फिर जनरल प्रॉपर्टी जो कि मल्टीपल पार्टिकल्स शेयर करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, वो क्या है, वो जेनरैलिटी
है वो, दैट इज द एलिमेंट ऑफ जेनरैलिटी। उसके बाद है पर्टिकुलैरिटी, मतलब विशेष। तो यूनिक एट्रीब्यूट्स भी है, जितनी भी चीज़ें हैं यूनिवर्स में वो बाकी चीज़ों से अपने कुछ यूनिक एट्रीब्यूट्स के कारण उन्हें डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, तो पर्टिकुलैरिटी भी है। ठीक है, जैसे जनरलिटी में आप ले लीजिए सॉलिड, तो जितनी भी सॉलिड है उसमें कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं, जबकि पर्टिकुलैरिटी में आप दो अलग अलग सॉलिड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जैसे कि एक चॉक है और एक पेन है, तो उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, इससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो पर्टिकुलैरिटी जो है वो पांचवी कैटेगरी है या पांचवी पदार्थ है 7 फंडामेंटल एलिमेंट्स में यूनिवर्स की। देन कम्स इनहेरेंस। इनहेरेंस यानी कि समव्य। समव्य मतलब रिलेशनशिप क्या है, जो एंटिटीज है, रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज दैट आर इनसेपरेबली कनेक्टेड, मतलब जो कनेक्टेड है एंटिटीज, ठीक है, जिन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता है, उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है। आप इसे समझ सकते हैं जैसे इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टाइप में आप इसे समझ सकते हैं इनहेरेंस को। देन कम्स नॉन एग्जिस्टेंस, दैट इज अभाव, द एब्सेंस और नेगेशन ऑफ एन एंटिटी विच न्याय कंसिडर्स अ रियल कैटेगरी। किसी चीज़ का ना होना भी न्याय जो है वो उसको भी एक कैटेगरी मानती है। तो दिस इंक्लूड्स प्रायर एब्सेंस, पोस्टीरियर एब्सेंस, म्यूचुअल एब्सेंस, एब्सोल्यूट एब्सेंस। एक तो होता है कि एब्सोल्यूट एब्सेंस है ही नहीं, प्रायर एब्सेंस पहले से ही नहीं है, पोस्टीरियर एब्सेंस पहले थी फिर बाद में नहीं है, म्यूचुअल एब्सेंस, ठीक है। तो ऐसे करके किसी चीज़ का ना होना भी न्याय के हिसाब से क्या है, एक कैटेगरी है, एक फंडामेंटल एलिमेंट है नेचर का। जैसे कहीं पर अगर डार्कनेस है तो मतलब यहाँ पे लाइट नहीं है, तो लाइट का ना होना यहाँ के लिए क्या है, यहाँ पर अभाव, लाइट की अभाव, उजाले की अभाव जो है वो क्या है, वो एक फंडामेंटल एलिमेंट है यूनिवर्स की। देन कम्स द लॉजिक या फिर नॉलेज वाला पार्ट। तो न्याय की लॉजिक या नॉलेज क्या है, तो न्याय आइडेंटिफाइज 4 वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज, जो हमने ऑलरेडी बात कर लिया। परसेप्शन, जिसका मतलब हम डायरेक्टली सेंसेस की मदद से हम क्या देख पाते हैं, जैसे हमने आंखों की मदद से देखा कि कहीं पर जो है धुआं निकल रहा है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, फिर उसके बाद हमने इन्फरेंस लगाया, दैट इज अनुमान। अनुमान यानी कि वो जो हमने सेंसेस की तरफ से देखा उसके पीछे लॉजिकली जो है कोई जनरल रूल या फिर स्पेसिफिक केस के हिसाब से अनुमान लगाया कि सपोज धुआं लग रहा है तो आग होगी, हो सकता है पहले। इसमें जो है 5 स्टेप प्रोसेस ऑफ इनहेरेंस को भी आउटलाइन किया जाता है, जैसे कि प्रीपोजिशन, रीजन, एग्जाम्पल, एप्लीकेशन, कंक्लूजन। तो आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। देन कम्स कंपैरिजन। तो आपने पहले क्या किया, आपने कुछ देखा, परसीव किया, फिर आपने उस पर अनुमान लगाया, फिर उसके बाद आपने कंपेयर किया पुराने एक्सपीरियंसेस से जो आपको सिमिलर सिचुएशंस में मिली होगी, ठीक है, या फिर रिकग्नाइजिंग एन अनफेमिलियर ऑब्जेक्ट बाय कंपेयरिंग इट टू अ नोन वन। जैसे कि आपको एक डंडा दिख रहा है, कोई प्लांट से आपने एक लॉग ऑफ वुड को कट किया, तो आपको वो आप यूज़ कर सकते हैं एज अ स्टिक। फिर एक दूसरा प्लांट भी है, उसका भी एक बहुत ही पतला सा वो है, लॉग ऑफ वुड है, तो आप क्या सोच सकते हैं कि इसे भी स्टिक की तरह यूज़ किया जा सकता है। तो दिस इज़ कंपैरिजन, कि हम कंपेयर कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि रिलायबल वर्बल कम्युनिकेशन, दैट इज शब्द। शब्द क्या है, एक रिलायबल वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि यानी तो एक ट्रस्टवर्दी पर्सन से, यूजुअली गुरु कहा जाता है, तो उनसे आप ले सकते हैं, यानी तो किसी अथॉरिटेटिव स्क्रिप्चर से ले सकते हैं। तो नॉलेज आप कैसे गेन करेंगे, या फिर पहले कुछ को देखना है, परसीव करके देख सकते हैं, उसके बाद अनुमान लगा करके नॉलेज गेन किया जा सकता है। मतलब 4 सही तरीके क्या है नॉलेज गेन करने के। पहला है परसेप्शन, फिर है आप अनुमान लगा के नॉलेज गेन कर सकते हैं। देन द थर्ड स्टेप इज कंपैरिजन एंड द फोर्थ स्टेप इज व्हाट, शब्द। शब्द यानी कि आप किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन से नॉलेज लें या फिर किसी अथॉरिटेटिव स्क्रिप्चर से, जैसा ऑलरेडी कहा गया वेद। फिर न्याय जो है वो सिग्निफिकेंट एम्फेसिस डालती है ऑन डिबेट एंड आर्ग्यूमेंटेशन। जैसे कि आपको कुछ लगता है कि सपोज ये है, सपोज कि लाइफ आफ्टर डेथ एग्जिस्ट करती है, आप ऐसा कहते हैं, तो न्याय का कहना है कि इस पर डिबेट होना चाहिए, इस पर आर्ग्यूमेंटेशन होना चाहिए, ताकि एक डिटेल्ड फ्रेमवर्क मिले फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड इवेल्युएटिंग लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। तो दोनों ही भेद में, कुछ लोग कहते हैं कि लाइफ नहीं एग्जिस्ट करती, कुछ कहेंगे लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब दोनों ही पक्षों में क्या होगा, लोग जो है अपने तरफ से लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स देंगे, और इसके बाद फिर क्या होगा कि हम देखेंगे कि दोनों तरफ के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उसमें क्या लूप होल्स हैं, ताकि हम जो है एक प्रॉपर रीजनिंग के साथ किसी कंक्लूजन पर पहुंचे, ऐसा न्याय कहती है।
इसके बाद अगर हम कॉस्मोलॉजी, क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, मेटाफिजिकल रियलिज्म, ऑटोमिज्म की बात करें कि न्याय क्या बताती है, तो न्याय मेटाफिजिक्स में यूनिवर्स जो है अंडरगोज साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। मतलब लाइक जैनिज्म में भी ऐसा ही बताया गया, बहुत सारे टेक्स्ट में ऐसा ही बताया गया कि यूनिवर्स क्या होता है, वो बार बार क्रिएट एंड डिस्ट्रक्ट होते रहती है। और ये प्रोसेस कैसे रेगुलेट होती है अकॉर्डिंग टू न्याय? इट रेगुलेट्स बाय द लॉ ऑफ कर्मा। और लॉ ऑफ कर्म क्या करती है? ये डिक्टेट करती है एक्शंस को जिसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस दैट शेप फ्यूचर एग्जिस्टेंसेस। तो हमारे आज के एक्शन के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं जिसके वजह से फ्यूचर में जो भी एग्जिस्टेंसेस होंगी वो उसको शेप करेंगी। जैसे एक बहुत ही रिलीजियस सी लाइन है कि आपके आज के कर्म जो हैं आपके कल के भाग्य बताते हैं। तो उसी को थोड़ा लॉजिकल वे में समझे तो कर्मा जो है, जो आपने आज कर्म किए उसके वजह से आपको क्या होगा, कल को कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। हाउएवर अनलाइक सम अदर स्कूल, न्याय डज नॉट delve deeply into cosmological myth और narratives but focuses more on logical analysis। तो हमने ऑलरेडी कहा कि हम लॉजिकल चीज़ों को नोटिस करेंगे यहाँ पर, क्योंकि न्याय जो है वो डीपली डाइव नहीं करता है कॉस्मोलॉजिकल मिथ पर या फिर कॉस्मोलॉजिकल नरेटिव्स को भी वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, वो लॉजिकल एनालिसिस पर ज़्यादा फोकस है न्याय का। रियलिज्म की बात करें तो न्याय फिलॉसफी जो है वो काफ़ी रियलिस्ट है, ठीक है। ये असर्ट करती है कि एक्सटर्नल वर्ल्ड जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है ऑफ आर परसेप्शन ऑफ इट। हम कैसे परसीव कर रहे हैं बाहरी दुनिया को, ज़रूरी नहीं है कि दुनिया वैसे ही चलती है, दुनिया अपना इंडिपेंडेंटली चल रही है, हमारा परसेप्शन एक अलग चीज़ है। ऑब्जेक्ट हैव एन एग्जिस्टेंस दैट इज ऑब्जेक्टिव, हर चीज़ ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, एंड नोएबल थ्रू प्रॉपर मीन्स ऑफ नॉलेज। और हम ऑब्जेक्टिव नॉलेज कैसे ले सकते हैं, है ना? ऑब्जेक्टिव नॉलेज हम ले सकते हैं जब प्रॉपर मीन्स ऑफ नॉलेज पर ही हम फोकस करें। एटॉमिज्म की बात करें तो न्याय जो है वो वैशेषिका स्कूल की ही तरह, वैशेषिका हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो न्याय वैशेषिका स्कूल की ही तरह एडवोकेट करती है एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। जैसे कि हमने ऑलरेडी कहा ना कि कुछ है जो सारे मैटर को बाइंड करती है, ऐसा न्याय का कहना है उसके एलिमेंट्स में। तो न्याय बात करती है एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर की और पोस्ट करती है फिजिकल सब्सटेंसेस आर कंपोज्ड ऑफ इंडिविजिबल इटर्नल एटम। तो कोई भी फिजिकल सब्सटेंस जो है उसमें बहुत सारे एटम्स हैं। एटम्स यानी कि क्या? अणु, बहुत जो सबसे छोटा पार्टिकल है जो डिवाइड नहीं हो सकता है, उसकी बात की जा रही है कि उसी से सारी की सारी सब्सटेंस जो है फिजिकल वो बनी हुई है। और एटम्स जो है वो अलग अलग तरीके से कंबाइन करती हैं जिसकी वजह से यूनिवर्स में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स या अलग अलग चीज़ें जो है वर्ल्ड में बनी हुई है। आफ्टर दैट सेल्फ और लिबरेशन पर क्या बात करती है न्याय? तो सेल्फ या फिर आत्मन, सेल्फ इज कंसिडर्ड रियल इटर्नल सब्सटेंस डिस्टिंक्ट फ्रॉम बॉडी एंड माइंड। तो बताती है कि आत्मा जो है ना वो शरीर और मन, शरीर और माइंड दोनों से जो है परे की चीज़ है, ठीक है, ये दोनों से परे है। इट इज़ द लोकस ऑफ कॉन्शियसनेस। और आत्मा क्या है? आत्मा वो सेंट्रल पॉइंट है जहाँ से सारा कॉन्शियसनेस अराइज करती है, सारी इमोशंस अराइज करती है और सारी एक्सपीरियंसेस जो है वो आत्मा ही झेलती है। सेल्फ ट्रू नेचर इज रियलाइज थ्रू नॉलेज। और हम आत्मा के सही नेचर को तभी पहचान पाएंगे जब हम सही ज्ञान लें और जो भी इग्नोरेंस है, मोह माया है, उसको हमें त्यागना होगा। क्योंकि मोह माया इज जस्ट लाइक अ डस्ट, एक मिरर है, उसके ऊपर अगर डस्ट लग जाता है तो आपको क्या होता है, आपको अपना रियल फेस नहीं दिख पाता है, रियल रिफ्लेक्शन आप नहीं देख सकते हैं मिरर में। तो ओनली आफ्टर आप ये डस्ट हटा पाएंगे, आप रियल रिफ्लेक्शन देखेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज की मिरर में। तो वैसे ही इग्नोरेंस जब तक रहेगी तो आप आत्मा के ट्रू सेल्फ को नहीं पहचान सकते हैं। तो आत्मा के ट्रू सेल्फ को पहचानने के लिए इग्नोरेंस को क्या करना होगा? इग्नोरेंस को एलिमिनेट करना होगा, मोह माया को, मिथ्या को एलिमिनेट करना होगा। ये तो सेल्फ की बात हो गई। द सेकेंड इज ऑफ लिबरेशन। तो आइए लिबरेशन पर क्या बात करती है वो ज़रा देखें। लिबरेशन या मोक्ष की बात क्या है कि अल्टीमेट गोल क्या है न्याय का, या फिर सारे ही फिलॉसफीज का यही है कि लिबरेशन कैसे अचीव करना है बर्थ और डेथ से। क्योंकि न्याय ने ऑलरेडी कह दिया क्या कि एक क्रिएटिव और डिस्ट्रक्टिव साइकिल चलते जा रहा है यूनिवर्स का। तो हमें इससे कैसे, इस संसार से कैसे निकलना है, बर्थ और डेथ से कैसे निकलना है।
दिस इज अटेन्ड थ्रू एक्विजिशन ऑफ ट्रू नॉलेज। तो न्याय का कहना है कि जब हम ट्रू नॉलेज को अक्वायर कर लेते हैं और इससे क्या हो जाता है, हमारी सारी सफरिंग जो है एंड हो जाती है। सेसेशन ऑफ सफरिंग मतलब सफरिंग का एंड हो जाना, एंड रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ प्योर नेचर। तब आप आत्मन के प्योर नेचर को समझ पाएंगे। जब आप ट्रू नेचर को, ट्रू नॉलेज को अटेन करेंगे तो आपकी सफरिंग्स ख़त्म हो जाएगी। आप सफरिंग्स से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर फिजिकली कुछ सफरिंग्स आती भी हैं तो वो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फिर आप क्या करेंगे, आप आत्मा के प्योर नेचर को समझेंगे और तभी आप क्या करेंगे, किसी भी वर्ल्डली अटैचमेंट या फिर बॉन्डेज से निकल पाएंगे। दैट इज़ व्हाट वर्ल्डली अटैचमेंट या बॉन्डेज ही क्या है, इग्नोरेंस है। इग्नोरेंस की वजह से हम बॉन्डेज या अटैचमेंट में फंसते हैं, जिस वजह से हम आत्मन के रियल एटर्नल नेचर को नहीं समझ पाते हैं, जिस वजह से हम संसार या फिर साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ के ऐसे ये लूप में फंस गए। बर्थ हुआ फिर डेथ, फिर बर्थ फिर डेथ, और हम इससे निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो इससे निकलने के लिए क्या करना होगा, एक रियल नॉलेज या फिर ट्रू नॉलेज को गेन करना होगा। देन कम्स व्हाट, देन कम्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ न्याय फिलोसफी। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ न्याय फिलोसफी क्या है, ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है, लॉजिक पर बेस्ड है, आर्ग्यूमेंटेशन पर बेस्ड है, इंट्रिकेट मेथड्स दिए हैं न्याय स्कॉलर्स ने कि हम एनालाइज कर सकें चीज़ों को, जो लूप होल्स है उसको निकाल सके। हाँ, रूल्स दिया है डिबेट के लिए, लॉजिकल रीजनिंग के लिए रूल्स दिया हुआ है। सिस्टमैटिकली हम कैसे आर्ग्यूमेंट्स को क्या करें, इवैल्यूएट करें, कौन सा आर्ग्यूमेंट बेटर है वो कैसे चुने। तो न्याय सिस्टम जो है ना, इसमें लॉजिक की बात की गई है। एक ये जो लॉजिक है ये एक लास्टिंग इन्फ्लुएंस पैदा करेगी इंडियन फिलोसफिकल डिस्कोर्स में, और ये जो है इंस्ट्रूमेंटल भी है इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप में हिंदू फिलोसफी की। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आज के डेट में इन द 21st सेंचुरी लॉजिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के डेट में न्याय कैन सर्व एज अ वेरी गुड फिलोसफी। इसके बाद क्या है, मेटाफिजिकल फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो न्याय जो है वो कैटेगराइज करती है 16 पदार्थ में, जिसकी हमने ऑलरेडी बात की। कैटेगरीज ऑफ थॉट, पदार्थ क्या है, ये कैटेगरीज ऑफ थॉट है। तो 16 तरीके के कैटेगरीज ऑफ थॉट है, जिसमें हमने 7 फंडामेंटल पदार्थ या फंडामेंटल कैटेगरी ऑफ थॉट की बात की। तो इसमें क्या क्या थी, इसमें क्वालिटीज़ हैं, एक्शंस हैं, यूनिवर्सल्स हैं, साथ साथ हमने सब्सटेंसेस भी देखा है ना। और ये कैटेगरीज जो हैं, ये कैटेगरी ऑफ थॉट जो हैं या फिर ये 16 पदार्थ जो हैं, ये हमें हेल्प करते हैं क्या समझने में, वर्ल्ड के नेचर को समझने में और रिलेशनशिप समझने में। अलग अलग चीज़ें जो वर्ल्ड में है, जो दुनिया में है, उसके बीच के रिलेशनशिप को समझने में और एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क निकालने में। ठीक है, जब हम कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क निकाल पाएंगे, फिलोसफिकल इंक्वायरी और एनालिसिस बेटर कर पाएंगे। हैविंग डन विद दैट, फर्दरमोर न्याय फिलोसफी जो है वो प्रेजेंट करती है एक नुआंस्ड थ्योरी ऑफ कॉजेशन दैट डिस्टिंग्विशेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉजेस। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉजेस को भी डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करती है, जैसे कि मटीरियल कॉज, कुछ चीज़ें, कुछ जो इवेंट्स हो रही हैं उनके पीछे क्या है, उनके पीछे मटीरियल कॉज है, दैट इज कॉल्ड उपदान। कुछ चीज़ों के पीछे क्या है, एफिशिएंट कॉज है, दैट इज कॉल्ड निमित्त। एंड कुछ चीज़ों के पीछे क्या है, इंस्ट्रूमेंटल कॉज है, दैट इज समाव्ययी। दिस थ्योरी ऑफ कॉजेशन एल्यूसिडेट्स द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ फिनोमिना। दुनिया में जो भी चीज़ें हो रही है वो इंटरकनेक्टेड है। अभी हमने बात किया ना लॉ ऑफ कर्मा की, तो सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है और सबके पीछे कुछ ना कुछ कॉज है। तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है न्याय फिलोसफी, ठीक है, इन द वर्ल्ड एंड ऑफर्स इंसाइट इनटू नेचर ऑफ कैजुअलिटी एंड चेंज। तो हमारे कौन से कर्म की वजह से क्या चेंजेस आया, इन सारी चीज़ों के बीच में एक इंसाइट देती है इन सारी चीज़ों के बारे में। दो इट्स एम्फेसिस ऑन logical rigor, epistemological inquiry and systematic analysis, न्याय philosophy has made substantial contribution to Hindu philosophical thought। तो ये काफ़ी ज़्यादा फिलोसफिकल साइड में है नहीं वैसे न्याय, ये लॉजिकल साइड में ज़्यादा है, बट फिर भी इसने काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन किया है हिंदू फिलोसफिकल थॉट प्रोसेस को। न्याय जो एम्फेसिस डालती है क्रिटिकल थिंकिंग पर, रिगरस आर्ग्यूमेंटेशन पर, एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन पर, इससे क्या हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इनरिचमेंट हुई है इंटेलेक्चुअल हेरिटेज की इंडिया की।
और आज के डेट में भी न्याय जो है वो हमें इंस्पायर करती है फिलोसफिकल डिस्कोर्सेस के लिए, डिबेट्स के लिए, जो कि हिंदू ट्रेडिशन के अंदर जो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर ला सकते हैं। क्योंकि न्याय इज़ द फर्स्ट फिलोसफी जो कहती है कि कोई भी चीज़ को हम ऐसे ही नहीं इवेलुएट करेंगे या नहीं मानेंगे, हमें क्या करना है, हमें इसके दो ऑपोजिंग व्यूज़ वालों को क्या करना है, बोलना है कि आप अपना अपना पेश करो। और फिर जब दोनों पेश करते हैं अपने अपने पॉइंट ऑफ थॉट्स को, तो फिर उसके बाद हमें क्या करना है, दोनों पॉइंट ऑफ थॉट्स में जो भी लूप होल्स है वो हटाना है और फिर उसके बाद फाइनली एक कंक्लूजन पर पहुंचना है। तो दिस इज़ व्हाट डिबेट इज़। तो न्याय कहीं ना कहीं डिबेट को प्रमोट करती है हिंदू फिलोसफिकल डिस्कोर्सेस में। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. For more such content, keep supporting and watching. Do like, share and subscribe to my channel. Thank you.